हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का एनटी ऐप पर। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का बैंकिंग अवेयरनेस एक्सपर्ट। मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट पे टॉपिक इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले का सेशन मैंने प्रोवाइड किया है और इससे पहले मैंने बैंकिंग के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर किया है, वो पार्ट 1 था। आज हम आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं बैंकिंग के पार्ट 2 से। आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग का नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके आगे का पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट, जैसा कि सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बिल्कुल ये आप लोगों पर और हम लोगों पर आज के टाइम में सूट करता है, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका अगर मान लीजिए एक एग्जाम या 2 एग्जाम नहीं निकला, आप क्वालिफाई नहीं हो पाए किसी वजह से, तो लोग क्या कह रहे हैं इसको आपको इग्नोर करना चाहिए। इस पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए, आपको अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना है, लोग तो कहते ही रहेंगे। और आपको अच्छे से पता है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आपको जॉब लग जाएगी, वही लोग जो आपकी निंदा कर रहे थे, जो आपके अंदर कमियां निकाल रहे थे, आपके अंदर आपकी बुराई कर रहे थे जगह जगह पर जाकर, वही लोग आपके तारीफ के पुल बांधते हुए नहीं थकेंगे। तो इसलिए हम लोगों को निंदा करने वालों की वजह से अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए या हमें हरास नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपने टारगेट ओरिएंटेड काम करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग क्या हो पाएं, अपने एम को अचीव कर पाएं। तो ये आज का हमारा एक मोटिवेशनल सेशन था। आगे हम बात करेंगे अपने टॉपिक के पार्ट पे। जैसा कि आपके सामने स्लाइड पे दिख रहा है डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग के बारे में कुछ टर्म्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले सेशन में हमने बताया था आपको कि बैंक क्या होता है और बैंक कब आया और बैंक क्यों आया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये हम लोगों ने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन किया है। आज की बात करें तो आज सामने आपके जैसा कि दिख रहा है, सेक्शन 5 सब सेक्शन बी of the Banking Regulation Act 1949 define the term banking as follows: accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, order of otherwise। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं साफ साफ, बैंकिंग मतलब क्या होता है। देखो, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, आपको अच्छे से पता है, हाँ जी होता है। बैंक क्या होता है, वित्तीय संस्थान होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है ना, जिसको कोई ना कोई गवर्न करता है। गवर्न कौन करता है? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो बैंक काम करता है वो बैंकिंग कहलाता है। स्लाइड में आपके सामने दिख रहा है डेफिनेशन, जो बैंक काम करता है वो बैंकिंग कहलाता है। और इसको डिफाइन कहाँ किया गया है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5 सब सेक्शन बी में, नहीं सेक्शन 5 और सब सेक्शन बी ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि बैंक को क्या क्या राइट दिए गए हैं और बैंक जो काम करता है वो बैंकिंग कहलाता है। आई थिंक इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है, सर बैंक काम क्या करता है? जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है स्लाइड में, बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। डिपॉजिट मीन्स जमा कितने प्रकार के होते हैं अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं, फिर भी आप जान लीजिए बैंकों में क्या होता है, हमारा अकाउंट होता है और हम बैंक के होते हैं कस्टमर, यानी हम मतलब पब्लिक। तो बैंक क्या करता है एक्चुअल में, हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और ज़रूरत पड़ने पर हमें लोन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो हम लोन ले सकते हैं। बैंक लेंडिंग करता है। बैंक क्या करता है? लेंडिंग करता है। हम लोग क्या करते हैं? बैंक से बोरो करते हैं, यानी लोन लेते हैं। और बैंक इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे भी काम करता है, निवेश के लिए भी काम करता है। आप चेक यूज़ कर सकते हो, आप ड्राफ्ट यूज़ कर सकते हो, जिसे आप डीडी बोलते हो, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हो। उसके माध्यम से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, या आप जाके बैंक में जो आप वहाँ पे फॉर्म फिल करते हो वहाँ से भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। या आपका अकाउंट अगर है और आपको डेबिट कार्ड इशू हुआ है तो आप डेबिट कार्ड से भी एटीएम जाकर पैसा मनी विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, निकासी कर सकते हो। तो बैंक बेसिकली करता क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जमा को स्वीकार करता है और ज़रूरत पड़ने पर एज पर रिक्वायरमेंट पब्लिक को यानी कस्टमर को, हमको और आपको लोन प्रोवाइड करता है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड पे, रोल ऑफ बैंक्स। बैंक का एक्चुअल में रोल क्या है, बैंक का काम क्या है, देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया, प्रोवाइड लोन्स, बैंक लोन देता है। प्रमोट सेविंग्स, बैंक सेविंग्स के हैबिट को प्रमोट करता है। सेविंग का मतलब यहाँ पे ये होता है बचत।
बचत को प्रमोट करता है। जैसे क्या होता है कि जो पब्लिक मतलब हम और आप पैसा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो बैंक कहता है कि आप हमारे पास पैसा जमा करो और आपको हम इस पैसे के रिस्पेक्ट में, इस पैसे के एवज में जो आप जमा करेंगे आपको ब्याज देंगे, ठीक है ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो ये सेविंग को प्रमोट करता है बैंक। जनरेट्स डिपॉजिट सरप्लस, बैंक डिपॉजिट सरप्लस को जनरेट करता है, यानी कि बैंकों में जो पैसा जमा होता है, आप अगर बैंक में, यानी बैंक में तो कस्टमर केवल अकेला कोई होगा नहीं, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तो बैंक में जितने कस्टमर्स होते हैं सबका डिपॉजिट पैसा होता है, तो बैंक क्या करता है, बैंक उसी पैसे को लोन देता है। बैंक देखो बिजनेस कर रहा है, बैंक में हमने अकाउंट ओपन कराया, आपने अकाउंट ओपन कराया, खाता खुलवाया बैंक में आपने, वो अकाउंट कुछ भी हो सकता है, कासा राफा यानी 4 प्रकार के बेसिकली अकाउंट होते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बैंक पैसा यानी कि जो मनी होता है वो जनरेट करता है और उसी को फिर लोन देने में यूज़ करता है, प्रयोग करता है, ठीक है ना, निवेश के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। देश के में डेवलपमेंट के पार्ट में भी बैंकों का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो बैंकों पे डिपेंडेंट है। बैंक पे डिपेंडेंट है का मतलब ये है कि बैंक बहुत सारे रोल प्ले करते हैं हमारे इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। आई होप इट्स अ प्रिटी क्लियर। आगे बात करेंगे, एक्ट्स एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, मतलब बैंक वित्तीय मध्यस्थता की तरह काम करता है। वित्तीय मध्यस्थता का मतलब होता है कि हमारे और आरबीआई के बीच, देखो हम आरबीआई से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होते, हम आप कस्टमर हैं, और बैंक क्या होता है कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कहाँ पे हम बात करें स्लाइड में, बैंक बीच में यानी 3 पार्ट दिया गया है यहाँ पे। तो बैंक में क्या होता है कि डिपॉजिट हम जाके जो है डिपॉजिट करते हैं मनी, ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं बैंक आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पे एज पर रिक्वायरमेंट बैंक आरबीआई से लोन लेता है, आरबीआई से वो कांटेक्ट करता है। आरबीआई से संपर्क किसका होता है, बैंक का होता है, क्योंकि आरबीआई क्या है, देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। और हमारा बैंक होता है जहाँ पे हमारा अकाउंट होता है। हमारा बैंक आरबीआई नहीं है, यानी पब्लिक डीलिंग जो करता है वो बैंक करता है, पब्लिक डीलिंग आरबीआई नहीं करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक वित्तीय मध्यस्थता की तरह काम करता है। मध्यस्थता का मतलब होता है बिचौलिया की तरह काम करता है। हम पैसा बैंक में जाके जमा करते हैं, बैंक उस पर हमें ब्याज देता है ना। तो बैंक क्या कर रहा है कि जो इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है, वो कुछ टाइम के लिए पैसा रखता है अपने पास। ऐसा नहीं कि आपने आज जमा कर दिया और तुरंत आपको वापस कर दिया ब्याज सहित, ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम पीरियड होता है। हर अकाउंट जो होता है उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं। प्रोवाइड्स क्रेडिट क्रिएशन, वही बात है कि बैंक लोन देता है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड है, इसको आप अच्छे से पेन डाउन करते जाना डियर स्टूडेंट्स। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, अगर क्वेश्चन ये आए तो आपका आंसर होगा आरबीआई करता है। क्रेडिट कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, बट क्रेडिट क्रिएट कौन करता है, वो बैंक करता है, वो इंडिविजुअल बैंक करता है। चाहे वो जो भी कमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, या सारे जो बैंक्स जहाँ पे पब्लिक डीलिंग करते हैं वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। क्रेडिट क्रिएट करने का मतलब लोन देते हैं, लोन बांटते हैं, ठीक है ना। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे है डिपॉजिट्स मल्टीप्लिकेशन थ्रू फंड ट्रांसफर यूजिंग चेक्स एंड अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। बैंक और भी सारे काम करते हैं, जैसे कि अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर करने की बात आई तो बैंक ट्रांसफर करने की सुविधा भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बैंक सुविधा देता है हमको। क्रेडिट कार्ड इशू करता है, डेबिट कार्ड इशू करता है, जिसे एटीएम कार्ड बोलते हैं, वो हमें बैंक इशू करता है, यानी जारी करता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो बैंक बहुत सारे काम करता है। तो ये कुछ रोल ऑफ बैंक्स थे। आगे हम बात करेंगे स्लाइड्स में। तो टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, यानी कितने प्रकार के बैंक के खाते होते हैं, क्वेश्चन ये बनता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस दे सर्व बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। स्लाइड में आपको दिख रहा है, देखो बैंक के जो टाइप्स होते हैं, मतलब डिपॉजिट के जो टाइप होते हैं, अकाउंट्स की बात करें हम लोग, तो बेसिकली 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। डीडी जिसे हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, और एक होता है टीडी जिसे हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट को हिंदी में हम लोग कहते हैं जमा जो है खाता, और टर्म डिपॉजिट को हम लोग कहते हैं अवधि खाता, यानी कि जहाँ पे टर्म यानी टेन्योर की बात की जा रही है, टाइम की बात की जा रही है। आपको ये अच्छे से समझना होगा। डिमांड डिपॉजिट 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि सामने दिख रहा है आपके, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ऊपर दिख रहा है। इसे हम शॉर्ट में कासा बोलते हैं, कासा, CA का SA सा, कासा। कासा मतलब होता है, आप ऐसे याद कर लो, कासा राफा, कासा राफा। कासा मतलब करंट अकाउंट, का सा मतलब सेविंग अकाउंट, रा मतलब रिकरिंग अकाउंट, और फा मतलब फिक्स्ड अकाउंट। तो आपका एक ट्रिक बन गया कासा राफा,
कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं वैसे? आप कहेंगे सर बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट बात करें तो बेसिकली अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सर डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। सर डिमांड डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं, कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये डिमांड डिपॉजिट होता है, जमा खाता, ठीक है ना, मांग जमा। एग्जैक्टली डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है मांग जमा, मांग जमा। और एक होता है अवधि जमा। अवधि जमा कौन सा होता है? टर्म डिपॉजिट। मांग जमा का मतलब जैसे करंट अकाउंट में क्या होता है कि कब कितनी भी बार ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। तो मांग जमा, डिमांड पे बैंक हमको देगा। मांग का मतलब डिमांड हम जब करेंगे तो बैंक हमको देगा, मना नहीं करेगा। सेविंग अकाउंट यानी जिसे बोलते हैं, करंट अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं चालू खाता। करंट अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं चालू खाता, जो बिजनेसमैन के लिए बेस्ट होता है। जो व्यापारी होते हैं उनका ट्रांजैक्शंस बहुत सारा, और बल्कि मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बैंक किस अकाउंट पर ब्याज नहीं देता है? तो आंसर, देयर इज नो इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन करंट अकाउंट। यानी जो चालू खाता होता है बैंक उस पर कोई ब्याज नहीं देता है। आप इसको पेन डाउन करते जाओ, मैं बोल रहा हूँ बहुत आराम से, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, पेन डाउन करते जाओ, बाकी स्लाइड में आपको सब कुछ दिख रहा है। करंट अकाउंट क्या होता है सर? करंट अकाउंट एक डिमांड डिपॉजिट टाइप का अकाउंट होता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब मांग जमा, जब हम बैंक से मांगेंगे बैंक मना नहीं करेगा। करंट अकाउंट पर क्या बैंक कोई ब्याज देता है? नहीं सर, करंट अकाउंट पर, चालू खाता पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है, बल्कि बैंक सर्विस चार्ज हमसे खुद लेता है। बैंक जो पैसा हम बैंक में रखते हैं, चूंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार आप जमा करो, निकालो, डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो, तो बैंक पैसा रखने का सर्विस यानी सेवा जो बैंक कर रहा है, सर्विस चार्ज करता है, वो करंट अकाउंट पर करता है। बट सेविंग अकाउंट जो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होता है, सैलरीड पर्सन के लिए बेस्ट होता है, जो वेतन वाले व्यक्ति होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बचत खाता अच्छा माना गया है। तो उस पर बैंक क्या करता है? ब्याज देता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, जो ब्याज होता है बैंक टू बैंक वेरी करता है। SBI कुछ और है, UBI कुछ और है, PNB कुछ और है, तो बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो ये तो हो गया डिमांड डिपॉजिट। अब बात करें अवधि जमा, जहां पे एक टेनोर की बात की जाएगी, जिसमें आपका राफा आता है, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, या रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती जमा खाता। मतलब जैसे आपके पास एक रेगुलर इनकम नहीं है, आप कहते हो सर 3 महीने 6 महीने पे मेरे पास इनकम आएगा, तो एक रेगुलर इंटरवल पे आप आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक अंतराल, समय अंतराल के बाद आप पैसा जमा करो। आप वो फिक्स करा लो, सर 3 महीने 6 महीने पे हम पैसा जमा करेंगे। तो जिनका ऐसे व्यक्ति जिनका मतलब रेगुलर इनकम नहीं होता है पैसा, जैसे अगर बात करें हम कहीं ना कहीं किसान खेती कर रहा है, तो वो मान लीजिए शुगर केन खेती किया, गन्ना की खेती किया है, तो गन्ना एक सीजन में अच्छा हुआ, ठीक है, तो ये तो खैर मतलब उसका रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन किसान के लिए फिक्स्ड अकाउंट भी अच्छा होता है। लेकिन अगर बोला जाए आपसे रिकरिंग अकाउंट किसके लिए बेस्ट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जिनका रेगुलर इनकम नहीं है। मजदूर वगैरह को भी ले सकते हो आप, 3 महीने पे 6 महीने अपना किस्त बंधवा दिया उन लोगों ने, यानी प्रीमियम जो बोलते हैं आप, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, वो जाके जमा करते हैं बैंक में कुछ साल के लिए, कि 10 साल तक हम हर 3-3 महीने पे, हर 6-6 महीने पे, 1-1 साल पे हम पैसा देते रहेंगे। ये होता है आपका रेकरिंग अकाउंट, यानी आवर्ती जमा खाता, रेकरिंग अकाउंट। तो ये फिक्स्ड होता है, ये आपका कौन सा होता है? जमा खाता, मांग आपका जो होता है टर्म डिपॉजिट होता है, यानी कि इसमें टाइम की बात की जाती है कि 1 साल के लिए जमा कर रहे हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए आप अपना ये रेकरिंग अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हो। तो रेकरिंग अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आवर्ती जमा खाता, इसका मतलब होता है कि एक समय अंतराल पे आप पैसा जमा कर रहे हो कुछ साल के लिए, ठीक है, ये होता है। अब फिक्स्ड अकाउंट में क्या होता है, यहां पे फार्मर की एग्जैक्टली बात करेंगे, रेकरिंग अकाउंट में फार्मर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे फार्मर की बात इसलिए करेंगे, यहां पे एक मुश्त में पैसा आता है, एक मुश्त में, और आपने 10 साल के लिए जमा कर दिया। मान लीजिए जैसे आप किसान हैं, है ना, यहाँ पे किसान का बेस्ट एग्जांपल होगा। जो रिकरिंग अकाउंट था वहां पे आप मजदूर को ले लो या किसी ऐसे व्यक्ति को ले लो जिसका कोई रेगुलर इनकम नहीं है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड अकाउंट जो होता है आपका, जमा खाता जो होता है, वहां पे आप बात कर लेंगे जो मतलब जमा कर दिया जाता है, एक सावधि जमा बोलते हैं इसे, सावधि जमा हिंदी में बोलते हैं। किसान ने मान लीजिए शुगर केन की खेती की, गन्ना की खेती की, तो 10 साल के उसको लग रहा है कि घर में बच्ची है, बिटिया है, 10 साल के बाद शादी होने वाली है, तो मान लीजिए गन्ना हो गया और पता नहीं अगले साल गन्ना हो कि ना हो, सीजन मतलब अच्छा उपज हो कि ना हो, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो कि ना हो, तो वो जितना पैसा आया मिल गया, पैसा मिला, वो एक मुश्त जो है 20,000, 25,000, 30,000 या 1 लाख जो भी अमाउंट आएगा, एक मुश्त जमा कर दिया जाएगा 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। एक टेनोर होता है, मिनिमम वैसे 7 डेज के लिए होता है। अगर पूछा जाए कम से कम कितने दिन के लिए टर्म डिपॉजिट करा सकते हैं, तो टर्म डिपॉजिट, तो आपका आंसर 7 डेज मिनिमम। और मैक्सिमम कितने डेज के लिए होता है, तो 10 ईयर वैसे बोला गया, लेकिन आप उसको रिन्यूअल भी करा सकते हो, मतलब आप रिन्यूअल करा सकते हो ऐसे अकाउंट्स को।
तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स्ड कर दिया जाता है पैसा, मतलब आप बीच में निकाल नहीं सकते हो। देखो डिमांड वर्ड नहीं बोला गया, यहाँ टर्म डिपॉजिट बोला गया। ऐसा नहीं निकाल नहीं सकते हो, बैंक मना नहीं करेगा, बैंक मना नहीं करेगा, आप निकाल सकते हो, बट आप पे चार्ज पड़ेगा। बात इतनी सी है, आपको उसके एवज में चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, बस ये होता है। लेकिन जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैच्योरिटी बैंक इज लायबल टू पे प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रेट, जब वो मैच्योर होगा आपका जो है, जो जितने टाइम के लिए आपने जमा करवाया होगा उसे बोलते हैं मैच्योर होना, मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी कंप्लीट होगा तो आपको एक मुफ्त अमाउंट जो है मिल जाएगा, ठीक है ना, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका था, जो मूलधन था, और प्लस उसमें ब्याज मिलकर जो ब्याज रहा होगा 7%, 6%, व्हाटएवर, बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो उसके साथ आपको पेमेंट मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करें कॉमर्शियल बैंक्स। जैसे क्वेश्चन बनता है सर कॉमर्शियल बैंक्स क्या होता है, या उससे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंक के प्रकार सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक दिख रहा है, स्लाइड में आपको दिख रहा है आरबीआई बोलते हैं। कॉमर्शियल बैंक दिख रहा है, कोऑपरेटिव बैंक दिख रहा है, कॉमर्शियल बैंक को वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो इसे सहकारिता बैंक बोलते हैं, सहकारी बैंक बोलते हैं। डेवलपमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक बोथ आर सेम। डेवलपमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक अलग नहीं कह सकते हो आप, बोथ आर सेम कह सकते हो आप, दोनों एक जैसे होते हैं। डेवलपमेंट बैंक यानी विकास बैंक, और जो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, चूंकि जो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं वो स्पेशल सेक्टर के लिए होते हैं, तो डेवलपमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक बोथ आर सेम लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि स्लाइड में मैंने अलग दिखाया है, बट आप सेम लिख सकते हो, ऐसा भी है। कुछ किताबों में आपको अलग मिलेगा, कुछ जगह आपको सेम मिलेगा, तो यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, आरबीआई होता है, सामने लिखा हुआ है। कॉमर्शियल बैंक तीन प्रकार के यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है, और फॉरेन बैंक होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक को बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक को बोलते हैं निजी क्षेत्र के बैंक, और फॉरेन बैंक को बोलते हैं विदेशी बैंक। जो विदेश जिनका हेड ऑफिस फॉरेन में हो लेकिन वो हमारे यहाँ काम कर रहे हो, वो फॉरेन बैंक कहलाते हैं। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। आगे पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर सर जिनका ओनर, जिनका मालिक सरकार हो। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक कहलाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबके लिए। सरकार सबके लिए है ना, कि किसी एक के लिए, सरकार सबके लिए, गवर्नमेंट सबके लिए है। तो जो सरकारी बैंक हो, जैसे आगे हम बात करें नेशनलाइज्ड बैंक एनएसबीआई, यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक आपका एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, और आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो भी आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये बना। तो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि 1955 में जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडी गोरेवाला कमेटी, ये मेरा पिछला क्लास देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। 1955 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडी गोरेवाला कमेटी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज होकर एसबीआई हो गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया था। तो वो नेशनलाइज्ड नहीं हुआ, इसलिए उसको नेशनलाइज्ड बैंक नहीं कहते, राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होता है, तो मैंने बताया है कि एक बार 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था 14 बैंकों का, 1980 में हुआ था राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 6 बैंकों का, तो टोटल 20 बैंक हुए थे। और फिर मैंने बताया था कि कुछ टाइम बाद 1993 में, लास्ट सेशन मेरा देखना, एक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो पीएनबी के साथ हमेशा के लिए मर्ज हो गया था, तो 19 बैंक बचे थे नेशनलाइज्ड बैंक। तो फिलहाल आज के टाइम में टोटल 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, क्योंकि बैंकों को मर्ज कर दिया गया है। अगर कोई पूछे कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो आंसर सर 11। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि वो बैंक पहले प्राइवेट हुआ करते थे। जो बैंक थे 14 बैंक मैंने बोला 1969 में नेशनलाइज किए गए, 6 बैंक 1980 में नेशनलाइज किए गए, वो पहले प्राइवेट बैंक हुआ करते थे। सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी शेयर को खरीद लिया। तो जब सरकार 51% से ज़्यादा शेयर सरकार के पास हो जाता है या किसी के पास हो जाता है, तो उसका मालिक कहलाता है। तो नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक कहलाते हैं जिनका मालिक गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 51%, 51% मोर देन शेयर है, और 49% जिसके पास होगा वो इन्वेस्टर कहलाएगा। तो 51 और 49 का रेशियो चलता है। 51% जिसके पास है वो मालिक कहलाएगा, 49% जिसके पास है वो इन्वेस्टर होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो नेशनलाइज्ड बैंक केवल जो है 2 बार चूंकि भारत में राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है, उसमें एसबीआई नहीं था, चूंकि एसबीआई 1955 में बन चुका था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके एसबीआई हुआ था, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका कर रहा हूँ बैंकिंग के पार्ट पे। प्रॉमिस करता हूँ कि आपने लास्ट तक अगर सेशन देखा
तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है और आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एसबीआई एक हो गया आपको, नेशनलाइज्ड बैंक 11 हो गए। तो टोटल अगर पूछा जाए आपसे हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है जो पब्लिक के लिए है, तो आंसर है सर 12 है इस समय प्रेजेंट टाइम में। आज का डेट जो है 9 नवंबर है और आज के डेट पे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या 12 है। फ्यूचर में कितनी होगी, शायद फ्यूचर में और बैंक को मर्ज कर दिया जाए, बात चल रही है। बातें ऐसी थी कि शायद 5 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे फ्यूचर में, बट राइट नाउ 12 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, 12 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये आपको लिखना होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक जो जिनका ओनर कोई प्राइवेट हो, कोई इंडिविजुअल हो, मालिक इंडिविजुअल हो, जिस 51% से ज़्यादा शेयर, 51% या उससे ज़्यादा शेयर किसी इंडिविजुअल के पास हो, प्राइवेट बैंक कहलाता है। सरकार के पास 49% या उससे कम, ठीक है। प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब हो गए। फॉरेन बैंक विदेशी बैंक होते हैं। विदेशी बैंक वो बैंक होते हैं जिनका हेडक्वार्टर विदेशों में होता है, जैसे एचएसबीसी बैंक हो गया आपका, सिटी बैंक हो गया, हेडक्वार्टर फॉरेन में है बट वो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, हमारी कंट्री में, तो हमारे लिए फॉरेन बैंक कहलाते हैं। अगर हमारा पीएनबी, हमारा इंडिया का बैंक अगर विदेशों में काम कर रहा है तो वो विदेशों के लिए यानी कि फॉरेनर के लिए फॉरेन बैंक कहलाएगा हमारा बैंक। लेकिन हमारे लिए फॉरेनर का बैंक जो विदेशों का बैंक है वो विदेश जो है फॉरेन बैंक कहलाता है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है, विदेश में, फॉरेन में, बट ऑपरेट कहाँ हो रहा है, हमारे कंट्री में ऑपरेट हो रहा है। डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड है, सिडबी है, एक्सिम बैंक है। आगे देखते हैं स्लाइड में हम लोग टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग पहले। कमर्शियल बैंक्स आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू देयर कस्टमर। मैंने पहले बताया आपको कि वाणिज्यिक बैंक वो बैंक होते हैं, वो कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कस्टमर के द्वारा कस्टमर के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, जमाओं को स्वीकार करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एज पर रिक्वायरमेंट पब्लिक को यानी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं, हमको लोन देते हैं, ऋण देते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। डायरेक्टली हमारा जो पब्लिक डीलिंग जो करता है वो बैंक करता है, हमारा अकाउंट बैंक में होता है, ना कि आरबीआई में होता है, ना कि नाबार्ड में होता है। ये आपको अच्छे से समझना होगा। हमारा बैंक कौन है, कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि कमर्शियल बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एग्जांपल में लिखा हुआ है और यहाँ मैंने बताया है कि मैक्सिमम होल्डिंग बाय गवर्नमेंट सेक्टर, जिसका मैक्सिमम शेयर किसके साथ किसने होल्ड करके रखा हो, गवर्नमेंट के पास हो, जैसे एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ईटीसी। प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब मैक्सिमम होल्डिंग बाई प्राइवेट सेक्टर, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग बाई, कि प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं कि मैक्सिमम शेयर प्राइवेट सेक्टर ने होल्ड कर रखा है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक कहलाते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। और फॉरेन बैंक, दीज बैंक्स आर रजिस्टर्ड एंड हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन अ फॉरेन कंट्री बट ऑपरेट देयर ब्रांचेस इन आवर कंट्री। ऐसे बैंक जिनका हेड ऑफिस तो फॉरेन में है लेकिन वो ऑपरेट हमारे देश में हो रहे हैं, वो फॉरेन बैंक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में सिटी बैंक दिया हुआ है, मैंने बोला एचएसबीसी बैंक, नहीं ये सारे बैंक क्या है, फॉरेन बैंक है, विदेशी बैंक, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक देश का केंद्रीय बैंक होता है जो आरबीआई आपका है। अ बैंक व्हिच इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शंस ऑफ गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज नोन एज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होता है वो केंद्रीय बैंक कहलाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सारे बैंकों को रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो सेंट्रल बैंक के पास है। भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। आरबीआई एक नेक्स्ट टॉपिक है, सब्जेक्ट है हमारे बैंकिंग जो है सिलेबस में, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा सिलेबस अपने आप में, एक टॉपिक है, उसको हम आगे बात करेंगे कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को रजिस्टर्ड किया गया, मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन आरबीआई क्या करता है, बैंकों का बैंक है, भारत में जितने बैंक हैं उनको लाइसेंस देता है, उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, जैसा कि स्लाइड में आपके सामने दिख रहा है। आगे डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में बात कर रहा था। डेवलपमेंट बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो विकास के लिए काम करते हैं। सब मैंने पहले बताया कि मान लीजिए बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है। जैसे मैं आगे बात करने वाला हूँ, यहाँ पे खैर लिखा भी हुआ है, बिजनेस ऑफन रिक्वायर्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन, सच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय डेवलप बैंक। यानी कि देश के विकास में, जैसे आप अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो आप रोजगार दोगे, रोजगार सृजित होंगे,
आप अगर कोई कुछ भी काम कर रहे हो आईटी सेक्टर पे, किसी भी आप काम कर रहे हो जिस पे रोजगार लोगों को आप देंगे, तो बेरोजगारी खत्म होगी तो विकास देश का होगा कि नहीं होगा? भाई लोग, अगर देश में रोजगार होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोग संपन्न होंगे, तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं दूर हो रहा है तो देश का विकास हो रहा है। समझ में आ रहा? देश में भूखमरी नहीं है, गरीबी नहीं है, देश अच्छा बन रहा है। तो डेवलपमेंट बैंक विकास बैंक कहलाते हैं जो देश के विकास के लिए काम करें। ठीक है, आगे बात करेंगे, जैसे नाबार्ड हो गया, नाबार्ड में आगे डिस्कस करूंगा हालांकि, लेकिन फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसको एस्टैब्लिश किया गया 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, हालांकि नाबार्ड भी एक टॉपिक है। नाबार्ड क्या है? एक डेवलपमेंट बैंक है या स्पेशलाइज्ड बैंक है, आप ऐसे कह सकते हो। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, सामने दिख रहा है आपको। एस्टैब्लिश हुआ 9 जुलाई 1988 को, 9 जुलाई 1988 को एस्टैब्लिश हुआ एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये भी आपका एक डेवलपमेंट बैंक है। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, हेडक्वार्टर्स मुंबई, एस्टेब्लिश हुआ 1982 में, भी आपका डेवलपमेंट बैंक है। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आप उसको सोचो, ऐसा बैंक जो एक्सपोर्ट को क्या कर रहा है? इनहेंस कर रहा है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है। सोचो, अगर आपके देश से निर्यात ज्यादा, आप खुद सोचो, अगर आयात ज्यादा होगा तब अच्छा है कि निर्यात ज्यादा होगा तब अच्छा है? हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा तब बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपोर्ट करेंगे तो विदेशी मुद्राएं हमारे यहाँ आएंगी। लेकिन इंपोर्ट करने पे क्या होता है माय डियर? इंपोर्ट करने पे हम जब चीजें खरीदते हैं तो हम पैसा जो देते हैं तो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, यानी डॉलर की फॉर्म में देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश पे एक बोझ बढ़ता है, एक ऋण बढ़ता है। लोन के पार्ट पे हम बात करें, या हम जब इंपोर्ट पे आश्रित होते हैं तो हमारे देश में विकास उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, तेजी से नहीं हो पाती। तो इसलिए एक्सपोर्ट हमेशा अच्छा होता है अगर इंपोर्ट की बात करें। इंपोर्ट से आपके यहाँ जब निर्यात ज़्यादा होगा और आयात कम होगा, तब इसका मतलब हम विकास की ओर, यानी हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री, चूंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वी आर जस्ट डेवलपिंग वन। हम एक विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है। अमेरिका वगैरह विकसित देश है, यूएसए की बात करें, ठीक है ना। और इलेक्शन यूएसए में चल रहा है, जैसा कि आपको पता है कि जॉय बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप जी हार चुके हैं। खैर, आगे बात करेंगे, आपका करंट का पार्ट है। डेवलपमेंट बैंक आईएफसीआई, अगर कोई पूछे आपसे दुनिया का नहीं भारत की बात करें यहाँ पे राइट नाउ, हम चूंकि हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। भारत का सबसे पुराना डेवलपमेंट बैंक कौन सा है? तो आंसर आईएफसीआई है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 15 जुलाई 1947 को देश आज़ाद हुआ। और सोचो, उसी के बाद आवश्यकता पड़ी देश में बैंकों की। बैंक तो थे ही पहले से, बैंक का कॉन्सेप्ट तो इंडिया में 1770 से है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन 1 जुलाई 1948 को, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1948 में बैंक बना दिया गया डेवलपमेंट बैंक। मतलब उसमें आवश्यकता पड़ी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे, आपको पता होगा अच्छे से, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो आईएफसीआई भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा है, तो आपका आंसर आईएफसीआई होगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नॉट फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सिडबी आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी डेवलपमेंट बैंक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल अगर उद्योग, आप छोटे उद्योग धंधा करना चाह रहे हो तो सिडबी आपको लोन मुहैया कराएगी, प्रोवाइड करेगी। आप इससे, यानी कि देश के विकास में इनका अच्छा रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है इन बैंकों का, इसलिए डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। हेडक्वार्टर्स लखनऊ और स्टैब्लिश्ड हुआ 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को स्टैब्लिश हुआ। कौन सा बैंक? सिडबी। आप याद कर सकते हो, 1 अप्रैल को फुल डे होता है और 2 अप्रैल को ये बैंक आया 1990 को। कौन सा बैंक? सिडबी बैंक। आगे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि हम बात करें फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के 2 फंक्शंस होते हैं, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। सब कुछ स्लाइड में आपके मेंशन है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। बैंक का तो ऐसे बेसिकली काम पहले होता था बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, बट धीरे धीरे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाई गई, बैंक का दायित्व बढ़ाया गया और बैंक आज बहुत ब्रॉड लेवल पे काम कर रहे हैं हमारे कंट्री में या ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें हम। प्राइमरी फंक्शंस में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। ग्रांटिंग एडवांसेस का मतलब होता है लोन देना, वही लोन प्रोवाइड करना। अब लोन भी कई टाइप के होते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो भी एक प्रकार का लोन है जिसको आपको देना होता है, आप पे चार्ज लगता है अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो आप। क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ बैलेंस मिलता है कि आप 1 लाख या जितना भी आपका लिमिट हो, क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट होता है, ओके, तो वो लिमिट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको फिर एक डेट मिलता है जिसमें ड्यू डेट जो होता है जिसमें आपको पेमेंट करना होता है।
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कासा राफा के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कासा राफा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट मैंने बता दिया आपको। चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, जिसे फिक्स्ड अकाउंट बोलते हैं। तो इन बैंक को डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है बैंक और जरूरत पड़ने पर लोन देता है, यानी ग्रांटिंग एडवांसेस। सेकेंडरी फंक्शंस में एजेंसी फंक्शंस है और यूटिलिटी फंक्शंस है, देख लेते हैं क्या है। आगे हम लोग बात करें तो प्राइमरी फंक्शंस में मैंने बता दिया है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आपके सामने स्लाइड में दिख रहा है, सेविंग डिपॉजिट्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, करंट डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। ग्रांटिंग एडवांसेस मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में पैसा मान लीजिए नहीं है, लेकिन आप विड्रा कर लो, मान लीजिए 0 बैलेंस है लेकिन आप पैसा निकाल लो, तो आप सोचोगे कि सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल जी, ऐसा भी होता है। कैसे होता है ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ। माय डियर, करंट अकाउंट पर बैंक कोई ब्याज देता है क्या? नहीं देता, बल्कि सर्विस चार्ज करता है। तो करंट अकाउंट पर नोट करना, याद लिख लेना इसको। अगर पूछा जाए कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ओवरड्राफ्ट का मतलब कि आपके पास पैसा नहीं है फिर भी वो निकाल लिया, किसने? कस्टमर ने। बैंक में आपका अकाउंट है, पैसा नहीं है लेकिन फिर भी, तो किस अकाउंट पर सुविधा दी जाती है ओवरड्राफ्ट की? केवल करंट अकाउंट पर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली करंट अकाउंट। चालू खाता पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक देता है क्योंकि बिजनेसमैन का अकाउंट है, बहुत सारे पैसे उनके आते आते रहते हैं, उनका एक सिविल होता है, उनका एक क्रेडिट बन गया होता है, तो बैंक उनको ज़रूरत से ज़्यादा विड्रा करने की सुविधा देती है। मान लीजिए अगर 50,000 है, 1 लाख बंदा विड्रा करना चाह रहा है तो ओवरड्राफ्ट कहलाता है, लेकिन उस पर बैंक ब्याज लेता है। यही एक प्रकार का लोन है। जो मैंने बोला ग्रांटिंग एडवांसेस का मतलब ओवरड्राफ्ट भी एक प्रकार का लोन है, लेकिन आप पहले विड्रा कर ले रहे हो। मतलब आपके अकाउंट में 50,000 है लेकिन आपको 1 लाख चाहिए तो बैंक आपको दे रहा है ओवरड्राफ्ट की सुविधा, लेकिन आपको फिर पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। कैश क्रेडिट का मतलब वही होता है, मैंने कहा आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा होगा, देखा होगा आज के टाइम में लोग 1.5 लाख 2 लाख 25 जो भी एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर सिविल, एज पर योर क्रेडिबिलिटी जो आपकी होती है, क्रेडिट वर्दनेस जो होती है आपकी, उसके हिसाब बिहाफ पे बैंक आपको लिमिट दे देता है और आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का भी कॉन्सेप्ट है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये भी आपका एक प्रकार का ग्रांटिंग एडवांसेस होता है, ठीक है ना? ठीक है, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। आगे सेकेंडरी फंक्शंस है, मैंने बताया सेकेंडरी फंक्शंस में एजेंसी फंक्शंस होता है, यूटिलिटी फंक्शंस होता है। बैंक इनके अलावा भी आज के टाइम में बहुत सारे काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स, बैंक फंड ट्रांसफर कर रहा है नेफ्ट के NEFT के माध्यम से, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS बोलते हैं। IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होता है आपका IMPS, या इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं, ये भी यूज़ हो रहा है आज के टाइम में। तो बैंक फंड ट्रांसफ़र की सुविधा देता है। बैंक पीरियोडिक पेमेंट्स का मतलब अलग अलग टाइम पे आप पेमेंट्स कर सकते हो, ये भी सुविधा आपको देता है। कलेक्शन ऑफ चेक्स को कलेक्ट करता है। चेक मतलब होता है, जैसा होता नहीं कि आपने मुझसे पैसा मांगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैंने एक चेक लिख के दे दिया, इशू कर दिया 10,000 का जो भी, तो आप चेक बैंक में ले जाओगे तो आप चेक के कहलाओगे क्या? आप चेक ले जाने वाले बेरर कहलाओगे, चेक के वाहक कहलाओगे। आपको बैंक पेमेंट करेगा और बैंक कहलाएगा क्या? बैंक कहलाएगा, जो बैंक पेमेंट कर रहा है वो कहलाता है पेई वहां पे, ठीक है ना? ड्रॉर, ड्रॉवी और पेई 3 वर्ड होते हैं एक्चुअली, ड्रॉर, ड्रॉवी और पेई, ठीक है? तो ये क्या वर्ड है, मैं आगे डिस्कस करूंगा ड्रॉर, ड्रॉवी और पेई के बारे में। ये तो ड्रॉर मतलब मैं जारी कर रहा हूं, मैं ड्रॉर हो गया, मैं चेक जारी करने वाला व्यक्ति ड्रॉर कहलाता है। जो चेक लिखता है, चेक का जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो ड्रॉर कहलाता है, ठीक है? ड्रॉवी ऑलवेज बैंक होता है, ड्रॉवी ऑलवेज बैंक होता है। मैंने पेई बोल दिया, पेई नहीं होगा, ड्रॉवी ऑलवेज बैंक होता है। इट्स टंग स्लिप हो गया, ध्यान दीजिएगा। और जो पेई होता है, पेई वो व्यक्ति होता है जिसको पैसा मिलता है, ठीक है ना? आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? ओके, तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शंस एंड अदर एजेंसी फंक्शंस, ये भी बैंक काम करता है। अदर एजेंसी फंक्शन मतलब बहुत सारे और काम करता है बैंक। यूटिलिटी फंक्शंस में ड्राफ्ट्स हो गया, लॉकर्स हो गया, ड्राफ्ट दे रहा है आपको, DD इशू कर रहा है। लॉकर्स मतलब आप बैंक में अपने जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलरीज होते हैं, मतलब जो जेवर गहने होते हैं, उसको भी आप वहाँ जमा कर सकते हो। लॉकर्स की सुविधा बैंक देता है, ठीक है? बैंक और भी सारे काम देता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह काम करता है। तो ये बैंक के यूटिलिटी फंक्शंस कहलाते हैं। इतना हमको आगे डीप में नहीं जाना है, इतना समझना है। अब बैंक की बात करें तो बैंक और 2 टाइप होते हैं, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स। स्मॉल एंड पेमेंट बैंक का मतलब होता है बैंक भारत में जो काम कर रहा है, तो उसके लिए बैंक, एक वर्ड आया फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसे हिंदी में बोलते हैं वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब कि फाइनेंशियल का जो फाइनेंशियल है
वो घर घर तक पहुंचा दो। हर व्यक्ति को फाइनेंस की नॉलेज, फाइनेंशियल मतलब हर व्यक्ति फाइनेंशियल अवेल करे, हर व्यक्ति का अकाउंट हो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना लाया, प्रधानमंत्री जी लाते हैं 2014 में जब आते हैं प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो एक योजना लाते हैं जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसका मतलब था हर व्यक्ति का अकाउंट हो जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, अकाउंट होना चाहिए, ताकि सरकार की योजनाओं का डायरेक्ट लाभ उठा सके, मतलब बिचौलिए जो होते हैं, जो पैसा खा जाते हैं, वो ना हो पाए। आपका अकाउंट होगा, सीधे आपके अकाउंट में पैसा सरकार भेजेगी, बीच वाला सिस्टम खत्म। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे आया फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, वित्तीय समावेशन को प्रमोट करने के लिए कि बैंक की सर्विस हर जगह पहुंच जाए, ग्रामीण एरिया में पहुंच जाए, हर जगह पहुंच जाए बैंक की सर्विस। तो स्मॉल एंड पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आता है। पर्पस था स्पेशल पर्पस बैंक्स कैटरिंग टू द बैंक एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंट्री एंड स्पेसिफिकली टू द कॉमन मैन। जो आम आदमी है, आम आदमी तक बैंक की सर्विस पहुंचे, बैंक की सर्विस अवेल करे। आम आदमी, ठेले वाला व्यक्ति जो रोड पे दुकान लगा रहा है, वो भी व्यक्ति बैंक की सर्विस अवेल करे, उसका अकाउंट हो। तो इसको ही प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन एक वर्ड है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के पार्ट पे स्मॉल एंड पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया। रिलेटेड कमेटी उषा थॉरट कमेटी एग्जाम में आता है, किस कमेटी से बिलोंग करती है? आंसर स्मॉल बैंक्स। स्मॉल बैंक्स जो है किससे कमेटी की रिकमेंडेशन बनाया गया? तो उषा थॉरट कमेटी। एंड पेमेंट बैंक के लिए नचिकेत मोर कमेटी। तो ये पेन डाउन कर लीजिएगा, नचिकेत, सब कुछ स्लाइड में आपके सामने दिख रहा है। नचिकेत मोर कमेटी रिलेटेड किससे हैं? पेमेंट बैंक से। और उषा थॉरट कमेटी किससे रिलेटेड हैं? स्मॉल बैंक से। ठीक है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अप्लाई फॉर लाइसेंस, 100 करोड़ मिनिमम आपके पास कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए बैंक के लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। कौन सा बैंक? स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स। वैसे तो बैंक को अप्लाई करने के लिए 500 करोड़ रखा गया है जो कमर्शियल बैंक है, लेकिन स्मॉल जो छोटे बैंक है, जो पेमेंट बैंक है, इनके लिए 100 करोड़ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से MCR बोलते हैं शॉर्ट में, ये रखा गया है। ठीक है। बाकी आगे आपके लिखा हुआ है 72 एप्लीकेशंस फॉर स्मॉल बैंक्स एंड 41 एप्लीकेशंस फॉर पेमेंट बैंक्स वर रिसीव्ड, जो रिसीव हुए थे बैंकों के लिए लाइसेंस के लिए। बट जो जिनको परमिशन मिला केवल 10 स्मॉल बैंक को काम करने के लिए, सितंबर 2015 तक का रिपोर्ट है, और 11 पेमेंट बैंक को अगस्त 2015 तक का रिपोर्ट है, काम करने के लिए लाइसेंस मिला। ठीक है, जान लीजिएगा आप। आगे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें, इफ अ फार्मर वांट टू टेक लोन टू परचेज अ ट्रैक्टर, व्हिच टाइप ऑफ बैंक ही शुड कॉन्टैक्ट। मतलब अगर कस्टमर को यानी किसान की बात कर रहा है, फार्मर की बात कर रहा है, उसको लोन चाहिए, ऋण चाहिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए, तो किस बैंक के पास जाना होगा लोन लेने के लिए? जो अभी डिस्कस किया गया हम लोगों ने, और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इफ अ फार्मर वांट टू टेक लोन परचेज ट्रैक्टर, व्हिच टाइप ऑफ बैंक ही शुड कॉन्टैक्ट। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन है कमर्शियल बैंक्स, RBI, नाबार्ड या वर्ल्ड बैंक। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स, यानी RBI बैंकों का बैंक है, RBI सेंट्रल बैंक है, RBI से पब्लिक डीलिंग करता नहीं है। ठीक है, तो RBI आंसर होगा नहीं, नाबार्ड आंसर होगा नहीं, वर्ल्ड बैंक आंसर होगा नहीं। तो कमर्शियल बैंक से वो कॉन्टैक्ट कर सकता है अगर उसको लोन चाहिए, ऋण चाहिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान को। हमको आपको अगर लोन चाहिए तो हम वाणिज्यिक बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि वो हमारा बैंक है, पब्लिक डीलिंग करता है। RBI हमारा बैंक नहीं है, RBI बैंकों का बैंक है। नाबार्ड हमारा बैंक नहीं है, नाबार्ड डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स। पेन डाउन कर लीजिएगा। एट प्रेजेंट हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर वर्किंग इन इंडिया। प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं? वर्तमान की बात कर रहा हूँ, आज डेट 9 नवंबर 2020 है, मैं 2020 तक की बात कर रहा हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत में। भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या है, इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे हम बात करें, The 3 presidency banks in India were amalgamated into which bank? Amalgamated का मतलब मर्ज। भारत में जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए थे, मैंने बताया था BBM, अगर आपको याद हो, 1809 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 बैंक ऑफ मद्रास। BB ने बहुत मारा, मैंने कॉन्सेप्ट, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, अगर आपको याद होगा। तो जो प्रेसिडेंसी बैंक तीनों थे वो किसने मर्ज हुए? तो यहाँ पे ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नन मतलब नन ऑफ दीज। तो आंसर इसका हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि तीनों बैंक किसमें मर्ज हुए? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में 1921 में मर्ज हुए थे, 1921 में मर्ज हुए थे। इसको पेन डाउन कर लीजिए। आगे हम बात करें, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969। कितने बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में? तो मैंने जब कहा, आपसे बोला कि पहली बार में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 19th of July
1969 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये मैंने बताया था। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी, उनके वजह से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। लेकिन जो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आरबीआई की वजह से हुआ था, उसमें मेन रोल आरबीआई का था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल था, किसकी वजह से हुआ, तो आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रधानमंत्री अगर ऑप्शन में होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या नाम अगर दिया गया तो इंदिरा गांधी जी उसमें प्रधानमंत्री थी। और सेकंड टाइम जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 15 अप्रैल 1980 को, उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल था या किसकी वजह से हुआ, तो आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हुआ, आरबीआई का हुआ। ठीक है, मतलब रोल था, उसकी वजह से 6 बैंकों को मर्ज किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आंसर थे आपके सामने, और मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया विद स्लाइड के माध्यम से, वह स्लाइड। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो यूं ही हमारे साथ बने रहिए। एंट्री ऐप पर आपको बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। ये आपका पार्ट था इंडियन बैंकिंग, सेकेंड पार्ट था आपका बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। पार्ट 1 देख लीजिएगा, पार्ट 2 आपका ये था कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम मुलाकात करेंगे आपसे, जो हमारा 3rd क्लास होगा उसमें बात करेंगे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आरबीआई के बारे में, जो हमारे बैंकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बने रहिए हमारे साथ एंट्री ऐप पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी आप शेयर करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।